Okay. Hello, Nisha. Yes, sir. Good evening, sir. Yes. Good evening. Good evening, Nisha. Good evening, sir. So, can you introduce yourself? Yes, sir. Sir, myself Nisha Singh, and I am from Kushinagar city, Gorakhpur, and Uttar Pradesh. And my father is a farmer, and my mother is a housewife, and I have one younger brother. And I have done my schooling from Udyar Public School, and after that I have graduated from IIT Roorkee in chemical engineering in 2019. And after that I have prepared for GATE for 1 year, and I have secured AIR 155 in GATE 2020, and I have done my vocational training in NF in Nangal, and my project was biogas production from municipal solid waste through two digesters, two anaerobic digestion reactors. So, you completed your graduation from IIT Roorkee. IIT Roorkee. So, Yes, sir. then what In about the 2000, campus placement? sir, I was only interested in PSUs. Okay. So yes, sir. So, you didn't sit for the interview or something else? No, sir. I have seated for one company only, Vedanta. But in last stage, I was rejected. Last And if process. the non-core companies like IT companies comes, No, sir. No, I you am didn't only sit for that. interested in core companies. Yes, sir. You want to go to in the core company. Yes, sir. Okay. What is the project that you did? Sir, biogas production from municipal solid waste through Biogas anaerobic production. digestion. Yes, Okay. sir. Can you tell us a little bit about your project? यस सर सर प्रोसेस पूरा बतानी कैसे किया हाँ, हमने थोड़ा बहुत 1-2 मिनट में जो आप एक्सप्लेन कर हाँ सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट या टाइप। सर तो सर हमारी बेसिकली सर हम म्यूनसिपल सॉल्यूट से अपनी फीड लेते हैं और उसको हम प्री फीड करते हैं लाइक उसमें हम इनऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट को हम पहले निकालते हैं, सॉलिड वेस्ट को अलग करते हैं, उसके बाद सर उसे हम क्रश करके थ्रू हैमर मिल उसका पेस्ट बनाते हैं विद वाटर, एंड देन हम उसको प्राइमरी डाइजेस्टर एंड सेकेंडरी डाइजेस्टर में उसे फीड करते हैं, जहाँ पर सर हमारी एनारोबिक डाइजेशन रिएक्शंस होती हैं। तो उसमें सर 4 प्रोसेस होती हैं। फर्स्ट होती है हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होती है, सेकंड होती है हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में सर हमारे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसे हम सिंपल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में उसको ब्रेक डाउन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक कार्बोहाइड्रेट को शुगर में, प्रोटीन को लिपिड एसिड्स में, एंड प्रोटीन को सर हाँ ये सर एंड फैटी एसिड्स को सर स्मॉल चेन फैटी एसिड में चेंज करते हैं। उसके बाद सर हमारी प्रोसेस होती है हाइड्रोलिसिस के बाद से हाइड्रोलिसिस पर सर एक्चुअली आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ये प्रोजेक्ट सर, दैट्स व्हाई आई एम फॉरगेटिंग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। You did your internship from NFL Nangal यस सर। in ammonia production unit or urea production unit? सर अमोनिया मेनली अमोनिया सर। Ammonia production unit. So can you tell us little bit about the air separation unit? एयर Air separation unit, ASU. ASU. एयर सेपरेशन सर जो सेकेंड रिफॉर्मर में सर हम कंप्रेस्ड एयर को फीड करते हैं फॉर रिफॉर्मिंग। तो सर वो जो हमारी स्टीम जो एयर होती है सर वो अराउंड 64 एटीएम तक कंप्रेस करते हैं, एंड उसके टेम्परेचर अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस होती हैं, और उसे सर हम सेकेंड रिफॉर्मर में फीड करते हैं। तो सर हमारी रिफॉर्मिंग रिएक्शन होती है कार्बन प्लस CH4 प्लस H2O इक्वल टू CO प्लस H2 की रिएक्शन, वहाँ पे CO एंड H2 बनती हैं। फिर उस फीड को हम और सर वहाँ पर जो कंबशन रिएक्शन भी होती है, एयर से जो हमारी ऑक्सीजन आती है वो CH4 से रिएक्ट करके कंबशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनाती है, जहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है, और हमें रिफॉर्मर में ऑलरेडी हीट चाहिए, तो यहाँ से हमारी हीट की सप्लाईमेंट यहाँ पे मिल जाती है थोड़ी, तो ये बेनिफिट होती है सर यहाँ पर एयर सप्लाई की। What is the main purpose of सर using N2 the air separation unit?
Sir, inner. What is the main purpose of using the air separation unit? सर N2 सर हमारी ये जो सर हेबस प्रोसेस उसमें N2 चाहिए सर प्रोडक्शन अमोनिया प्रोडक्शन के लिए, तो सर ये बेसिकली N2 के लिए हम इसे यूज करते हैं सर. What is the catalyst used for the Haber-Bosch process? सर आयरन कैटलिस्ट. And what is promoter? सर मोलिब्डेनम. Molybdenum. Yes, sir. Nowadays, molybdenum is not used. Okay, what is the major engineering problem that the ammonia industry faces? Sir, nowadays, sir, I What don't is the remember, sir. what is the major engineering problem that the ammonia industry faces? Ammonia? Ammonia industry आज की डेट में कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रही है, जो मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है? Like sir, the production of urea, the major engineering problem is the production of biurate. हमें biurate के प्रोडक्शन को रोकना होता है. ये एक इम्पोर्टेंट Yes, स्टेप है यूरिया प्रोडक्शन में. इसी तरह अमोनिया प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट स्टेप क्या होता है? हमें किस बात Sir, का ध्यान रखना चाहिए? या सर जैसे सर जो केबीआर टेक्नोलॉजी आई थी तो वो बेसिकली आई थी प्योरीफायर लेकर आई थी सर. तो प्योरीफायर के यूज करके सर हमें 22% कन्वर्जन मिल जाती है अमोनिया की. इससे पहले इससे कम कन्वर्जन होती थी. और सर वेस्ट हीट रिकवरी भी हमारी इस समय ज्यादा होती है पहले के कंपैरिजन में. और सर कंप्रेसर पहले हम जैसे सर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज करते थे, तब हम उसके जगह पे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज करते हैं सर. और सर हाँ सर, और सर 22% कन्वर्जन होती है और बाकी सब पर्ज गैस में चली जाती है अमोनिया, तो उनकी रिकवरी से कम हो पाती है. पर्ज गैस से जो हम अमोनिया रिकवरी सेक्शन try to communicate in English. Try करो जितना कर सकते हो. Try to communicate in English. Okay. So, what are your favorite subject, Nisha, that you prepared? सर हीट ट्रांसफर, mass transfer and fluid mechanics, thermodynamics. Heat transfer, mass transfer, fluid mechanics, and thermodynamics. Okay. Yes, sir. You told 4. Out of these 4, what are the best 2? Heat transfer and mass transfer. In heat transfer and mass transfer, you are highly confident. Yes, sir. Okay, Deep sir? Yes. So tell me, what are the 3 modes of heat transfer, you know? Yes, sir. Conduction, convection, and radiation. Can you tell me what is convection? Convection, so basically it is the mode of heat transfer in which the heat is flowing because of heat is transferred because of the flowing fluid from fluid to a solid surface. Okay. So what are the types of basically convection heat transfer? Yeah, so 2 types: natural convection and forced convection. Okay. So tell me one thing, natural convection you said, right? So what is natural convection? Can you elaborate that? So in natural convection, the flow of fluid is only because of the density difference between fluid and solid surface. Fluid and solid surface. Solid surface. So how does that density difference come? Yes, sir. So when hot fluid comes in contact with the solid surface, its specific volume gets increased because of density decreases, and it gets a flow upward sides. Okay. Just take an example. Yeah, just take an example. Suppose if I take a plate, okay, just a simple square plate, huh? And that square plate is hot, okay, it is a hot, okay, garam hai. And the fluid which is surrounding that square plate is
colder. Okay. Hmm. So tell me, will there any air bubbles form? Air bubbles. Air bubbles. Uh, Do you have any idea about the air bubbles or during natural convection? Air bubbles. No, sir. Yeah. Okay. Question. So see, air bubbles basically actually क्या होते हैं air bubbles? Okay, I will explain later. Okay. What do you know about the forced convection? क्या difference Sir, होता है? in force, sir, basically, sir, force convection में external means use करते हैं Okay. for flow of fluid, and natural convection में तो sir density difference की वजह से flow होती है fluid. So how will तो you external difference? means Okay. external means सर हमारी पंप हो सकती है, और जो flow होती है सर Nisha, try to flow only वो communicate in English. yeah. Try to communicate in English. Okay. Sir, in force convection, the flow is two types: turbulent flow and laminar flow. And it is only because of the external means, which is maybe turbine or pump. With the help of Or turbine. Pump, sir, or fan, or any external means, external force. Okay. So you said laminar flow, right? So what is laminar flow basically? Sir, in laminar flow, the layer of the fluids flow parallel, and there is no mixing between the layers of the fluid, and the velocity of the fluid is less. Why the And there is no velocity of the intermixing fluid is between lower the in that part? in laminar flow. So initially when fluid is flown over the plate, initial part is laminar, after that transition, and after that turbulent. So initial phase of flow is laminar. That is laminar, I understood, but I am asking why the velocity is lower. What is the another name of laminar flow? Acha, just tell me, like which force is higher in the laminar flow region? The viscous force is higher in laminar flow region. Yes, because of the viscous forces. Yes. So viscous force is higher and inertia force is lower. And lower. Yes. And in turbulent flow, what happens? Turbulent is viscous forces is low than inertial forces. That's why, sir, there is intermixing of the layers of the fluids. So, but what is there in the transition zone? What does that mean? Sir, it is basically the combining zone of laminar and turbulent. So, what is phase the value? Transition, sir. Okay, what is the value for what is the number by which we define it is a laminar flow, what is a turbulent flow? Yeah, sir, Reynolds number. Reynolds number. So Reynolds number, like suppose if we take a plate, okay, for a plate, and it is suppose it is a external flow, okay. So what will be the value of the Reynolds number for the laminar flow? Stream value. Sir, for laminar flow, sir. So in a cylinder, it is 2100. Reynolds number is less than 2100. I asked you about the external flow. In cylinder, it is an internal flow. The flow is inside the pipe. Flow, sir. Yes, sir. 5 into 10 to the power 5. Reynolds number less than 5 into 10 to the power 5. Actually, there is a range of something. Okay, not an issue. There is a range of values there. Okay, not an issue. What do you know about the radiation mode of heat transfer? Yes, sir. In radiation mode of heat transfer, the
Heat is transferred from higher body temperature to lower body temperature in forms of electromagnetic waves. Mhm. Yes, sir. And there is no medium required for heat flow. For heat flow. Okay. Suppose there is a very huge temperature difference. Suppose a body is there and the temperature is around 1000 degrees Celsius. Okay. And you have Okay. kept that 1000 degrees Celsius body in an atmosphere. Okay. Mhm. And the atmospheric temperature is around, suppose 27 degrees Celsius. Okay. Understood my question? A body is there and the temperature of the body is 1000 degrees Celsius, and you kept that 1000 degrees Celsius body in an atmosphere, and the atmospheric temperature is 27 degrees Celsius. So what will be the mode of heat transfer for this much temperature difference, whether it will be conduction, convection, or radiation? So there is a body in atmosphere which is at 1000 degrees Celsius and atmosphere is at 27 degrees Celsius. Yes, that's sir. it. Sir, it will be, sir. So it is radiation transfer. Will there be any convection? Sir, convection. So there is a huge difference between their temperature difference. So there will be basic more heat, radiation heat transfer, less convection heat transfer. So tell me, what are the parameters on which convection heat transfer depends? So first is fluid should be moving. Its velocity should its velocity. Okay, Nisha, tell me what is the difference between absorption and adsorption? Sir, absorption is bulk phenomena and adsorption is surface phenomena. Repeat. Absorption is a bulk phenomena and adsorption is surface phenomena. Okay, what are the types of adsorption? Adsorption. Sir, two types are chemisorptions and feature absorptions. And do you know the equipments used for the adsorption? Adsorption. Adsorption, sir. Adsorption. Equipments. Have you heard about PSA? PSA. Pressure swing adsorption, sir. But You sir, know about it is adsorption processor basically in PSA. You know about that PSA? Sir, CO2 adsorption. For CO2 adsorption, it is used pressure swing adsorption. In detail, just 30 seconds. Can you explain? Sir, I don't know much about PSA, sir. But I only know, sir, it is adsorption process for use CO2 adsorption. Okay. Can you give me a short introduction on the cooling tower? Yes, sir. Sir, cooling tower is basically based on the principle evaporating cooling, in which, sir, hot water is cooled by the unsaturated air, and cooling tower is two types: natural cooling towers and induced cooling tower. And sir, in natural cooling tower, it is divided into basically four parts. First is spray nozzles, second is drift column, third is fill media, fourth is water basin. Nisha, Yes. Nisha, the shape of the cooling tower is like a paranoid. Parabola, a paranoid, yes, sir. Yes. So why it is that? ऐसा क्यों है? Why the shape because is like?
because in natural cooling towers, sir, when air is fed in the cooling tower, is so basically, sir, इसके हाँ सर एरिया पैरेनॉइड की एरिया सर डिक्रीज हो रही है ऊपर जाने पर, तो जब ये डिक्रीज होंगी तो इस वेलोसिटी विल बी इंक्रीज्ड, दैट्स व्हाई द try to communicate in English. Okay sir. So when the area decreased, then the velocity of the air increased, that's why the to increase the velocity of air in the column in the cooling tower, we use parallel structure. Okay, Nisha, what is the color of domestic gas cylinders? Red. Why it is red? Why not black, or why not blue, or why not any other color? I don't know. Have you think? कभी सोचा आपने इस बारे में? No. Okay, what is the composition of LPG? Sir, propane and butane. And in what proportion? Sir, so 70:30. Propane is around 70% and butane is 30%. In India or everywhere? So everywhere. Like in US, in UK, India, everywhere the composition is same or different? Sir, everywhere, sir. Everywhere. Okay, what is the ideal cetane number for the diesel? What is the ideal? Cetane number for the diesel. Cetane number. Sir, don't know, sir. Okay, why you want to join IOCL? Sir, because it is a state-owned, one of the state-owned big oil and gas company, so which covered whole country, so like north to east, west to south. It has 11 refineries, and it is one of the. So it is actually it secures first rank in Forbes 500 in 2016, and its revenues are large, very large, and the question is why you want to join. These are the credibility of our company, we know that, but why you want to join? These are the things which everyone knows, and what is the benefit if we take you in our company? Sir, so there is a job rotation, sir, also, which I think, sir, I can enrich my capabilities and knowledge. And sir, there is learning environment, sir, and okay, let's say if I hire you, for example, if I hire you as an officer, what is your vision in next 5 years or in next 10 years? Sir, I want to be I want to be manager. You know how many years is required, years of experience required to be a manager? Sir, for officer, so mainly, sir, maybe 4 to 5 years, sir. Assistant manager. Do you know what does a manager does in IOCL? Do you have any idea about its designation? So to manage the plants production, जिस सेल में आप हैं. What is the role of distillation in refining? Sir, to get the different products like refinery gas, naphtha, jet fuel, kerosene, diesel, petrol, is the octane lubricants. number of jet fuel?
Octane number of jet fuel. Jet fuel. Sir, less than, sir, around 70 to 90, sir. Okay. Can you explain me about SMR reaction? Steam reforming reaction. Steam reforming of methane. Yes, sir. It is an exothermic reaction, endothermic reaction, in which CH4 methane react with steam to form carbon monoxide and hydrogen. What is the main aim of SMR? What is the main aim of SMR? So to get hydrogen. And where you use hydrogen? Sir, in fertilizer industry, we use for ammonia. Okay. For ammonia production. Or okay, sir. 1 minute, sir. H2, sir, hydrotreating and hydrocracking unit के लिए we use H2 in hydrocracking and hydrotreating unit. Okay. What do you think will be the difference come in your life when you become an officer in IOCL? Sir, firstly, I will be economically independent, and second, I will get highly privileged from society also, and I will be known as employee officer in working in such a large company, big PSU of India, and I can also serve India in oil and gas, through oil and gas. Okay. Yeah. Nisha, do you have any idea about the pressure measuring devices? Yes, sir. Like what are the types? Piezometer, piezometer, YouTube manometer, barometer. Okay. Barometer. Okay. For atmospheric pressure. Okay. So tell me one thing. Tell me something about piezometer. Sir, piezometer is basically a straight glass tube, which is used to measure the fluid by measuring the static pressure. Static pressure. Static head, sir. Static head. Its one end is open to the atmosphere, and second end is joined to the gauge point whose pressure is to be measured. Okay. Yes, sir. And it does not measure vacuum pressure. It basically measures positive gauge pressure. Why is it so? Sir, because sir, it is shape. Sir, ये straight tube होती है इसकी फर्स्ट एंड सर एटमॉस्फेरिक से ओपन है, सेकेंड है सर गैस पॉइंट से कनेक्टेड है. तो सर जो हमारी स्टैटिक हेड है just be positive gas. And sir, vacuum, sir. What will happen अगर वो अंदर vacuum हो गया तो? What will happen? If there is vacuum inside, then? Sir, there will be no interface, sir. Because sir, so there will be no interface between gas and gas, sir. That's why we can't measure vacuum pressure. No interface formation. Okay. Do you have any idea about the discharge measuring devices? Yes, sir. Orifice meter, venturimeter, pitot tube, and rotameter. Okay. Tell me something about venturimeter. Sir, venturimeter
is basically is based on the principle of varying variable head. And what is that principle? yes, sir. There is three. It is divided into three parts: converging cone, throat, and diverging cone. So when the high pressurized fluid is flown in the tube, it's firstly diverged in the cone and diverged in the pipe, and its velocity increases, and pressure decreased. First diverge or converge? Sorry, converge. First converge, then diverge, and overall pressure decreased. So high pressurized fluid, we can measure only high pressurized fluid, not low pressure fluid discharge. You said high pressurized fluid comes. No, sir. It's a pressurized fluid only, sir. Sir, both, sir. High pressure or low pressure. Okay. Just I want to ask for last thing. You know the shape of Venturi meter, right? So there are some converging angles and diverging angles. Okay. Yes. Okay. Converging. Suppose there is a converging part, and then throat, then diverging part. So, let us suppose we have some angles with the horizontal. Okay, you might be knowing this converging angle and diverging angles. We generally keep which angle higher, converging angle or diverging angle? कौन सा angle ज़्यादा होता है? So converging angle. Converging angle. Converging angle is higher, you are saying. Converging. Oh, sir. 1 second, sir. If you want, you can draw. You can take the help of. Yes, sir. So diverging angle is greater than the converging angle. You can show as well. So can you see it, sir? Little bit closer. So wait. Sir, that is converging angle, diverging angle. Okay. Then diverging angle is greater than converging angle. Means you are saying diverging angle is greater than converging angle. Yes, sir. Why do we keep? अगर ऐसा हुआ तो there won't be any pressure separation, flow separation. If we keep the setup like this, flow separation नहीं होगा. See, generally we keep converging angle. Okay, converging. Sir, angle from horizontal, sir. Angle from horizontally, I am saying. Yes. So diameter of diverging angle, diverging cone is lesser than the converging cone. Okay. See. That's why I thought, sir, converging angle. If I say it like that, the cone, which is having in the diverging part, and the cone length की बात करो. I am talking about the cone length. Okay, the cone length is it should be more. The cone length should be more in the diverging part, and in the converging part, the cone length should be less. So why do we keep like that? Because of the flow separation. If you study that, you will find that, and it is a very common interview question. Okay. An issue. Just go through that अच्छे से.
ईशा कुछ फीडबैक आपके लिए, देयर आर सम फीडबैक पॉइंट्स, ठीक है, तो आप इन्हें लिख लो सो दैट आपके इंटरव्यू में इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। पहले पहले तो कि जब भी आप बताते हो ना कुछ, आप बताते बताते सोचते हो, है ना। यू स्पीक यू थिंक, यू स्पीक यू थिंक, दिस इज नॉट ए गुड साइन, ठीक है। तो बेटर क्या रहेगा आपके लिए कि यू लिसन द क्वेश्चन, देयर इज नो नीड टू आंसर द क्वेश्चन एट द सेम टाइम। आपने क्वेश्चन सुन लिया, उसी टाइम क्वेश्चन का आंसर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू कैन हैव ए पॉज ऑफ 10-20 सेकेंड्स, जस्ट थिंक, एक बार टटोल लो अपने अंदर कि क्या क्या पॉइंट्स है उसके बारे में, और फिर बोलो एक सिंगल फ्लो में। मैं पूरे इंटरव्यू में क्या देख रहा हूँ, आप क्वेश्चन सुनते हो, क्वेश्चन सुनते ही आंसर करना शुरू कर देते हो, और फिर जैसे ही आंसर करते हो फिर चीजें भूल जाते हो बिकॉज आपको नहीं पता होता। टेक ए पॉज, है ना, स्पेंड सम टाइम 10-20 सेकेंड्स, थिंक अबाउट द क्वेश्चन, है ना, एंड देन स्पीक। ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज इससे बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है ना, जो आप सोचते सोचते बोलते हो, ठीक है। दूसरी बात, आपको अपने प्रोजेक्ट का ना 2 मिनट का एक प्रॉपर इंट्रो रेडी करना है। यस सर, इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप, है ना। आप चाहो तो गूगल पे देयर आर मेनी रिसर्च पेपर्स अवेलेबल, you can download some of the research papers and can read abstract of them. So you have to prepare the abstract in, you can say 1 minute, 1.5 minute, in which the complete details of the project in brief is explained well, ठीक है, so that सामने सुनने वाले को ना तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। यस सर, अभी मैंने छोड़ रखा है, इसके बारे में पढ़ा नहीं था। हाँ ओके सर। गलत बात है ना, गेट का एग्जाम कब हुआ था, फैब में, अब फैब से लेके अब तक तो फ्री थे ना, तो अब तक भी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद जो आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग है वो अमोनिया इंडस्ट्री में हुई है, अमोनिया इंडस्ट्री के बारे में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज देयर इन द गेट सिलेबस ऑल्सो। आपने गेट के टाइम पे भी पढ़ा था, तो क्या आपने ट्रेनिंग की है, सो वी विल एक्सपेक्ट कि आपको ज्यादा पता होगा, है ना। अब आप अगर ये बोलोगे कि एसएमआर रिएक्शन में जो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है वो हाइड्रोट्रेटिंग, हाइड्रोक्रैकिंग में जाएगा, अमोनिया में जाएगा, तो बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ेगा इससे, बिकॉज हाइड्रोजन वहां पे एज ए फ्यूल यूज होता है इन द एरोस्पेस, है ना, इन द एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल कार्स आती है, बहुत सारे यूजेस हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोक्रैकिंग के लिए या हाइड्रोट्रीटिंग के लिए हम स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ मीथेन नहीं करेंगे, तो मतलब कोई नॉलेज ही नहीं आपको इस चीज की। तो इंडस्ट्री से थोड़ा कनेक्टेड रहना जरूरी है, ये नए नए रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से है, ठीक है, कौन कौन से नए फ्यूल्स आ रहे हैं, कैसे आगे जो फ्यूल मार्केट है वो ग्रो कर रही है ना। बिकॉज आप एक पेट्रोलियम कंपनी में जाने वाले हो, तो पेट्रोलियम कंपनी के बारे में जो भी मार्केट में चल रहा है, द करंट अफेयर्स एंड ऑल द थिंग्स, ये सब कुछ आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। और जैसे आपने पेन एंड पेपर बिल्कुल लास्ट में यूज किया वेंचुरीमीटर के लिए, तो पेन एंड पेपर शुरुआत से यूज कर सकते थे, किसी भी पॉइंट को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप पेन एंड पेपर उसके लिए यूज कर सकते हो, इट विल हैव अ गुड इम्पैक्ट, ठीक है। और मैंने देखा कि कई क्वेश्चंस के आंसर करते टाइम आप श्योर ही नहीं थे, आप आंसर तो कर रहे थे बट योर फेशियल एक्सप्रेशन इज लाइक यू योरसेल्फ आर इज नॉट श्योर व्हाइल आंसरिंग। सो अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे ये लगेगा कि आप ही श्योर नहीं हो, तो हाउ कैन आई बाय दैट आंसर, आई विल नॉट बाय दैट आंसर। So at least from the body language you should look sure, that is a necessity, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने बताया कि 5 साल में मैनेजर बन जाओगे, या यस सर, फीडबैक दे दो जरा। हाँ, सो यस जी, बेसिकली जब भी कोई कंपनी अगर आपसे पूछता है इंटरव्यूअर कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी, तो वो एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको अपने आप के बारे में, आप कैसे प्रॉफिट दे सकते हो अपनी कंपनी के लिए, ये जरूर उसको मेंशन करना। आप जो भी चीजें बता रही थी वो सिर्फ आप अपने फायदे के लिए बता रहे थे। कोई भी कंपनी आपको क्यों हायर करेगा जो सिर्फ अपनी प्रॉफिट देखे? इन फ्यूचर वो फिर उनके माइंड में ऐसा आ सकता है इन फ्यूचर तो ये अपने प्रॉफिट के लिए वो छोड़ के चला जाएगा, है ना। तो ये हो गया।
और दूसरा, आप जब बता रहे थे, हाँ, कंफ्यूजन वाली बात जो सर ने भी बताया, तो उसको तो मैं ज्यादा वो नहीं करूंगा, बट हाँ वो बिल्कुल थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंटली आंसर करिए, थोड़ा सोचिए, कॉन्फिडेंटली आंसर करो। और कंफ्यूजन जितना ज्यादा आप अपने माइंड में शो करेंगे ना, तो उससे ना इंटरव्यूअर को ये इम्पैक्ट पड़ता है कि ये डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। एंड एज एन ऑफिसर आप जब ज्वाइन करेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस में डिसीजंस लेना पड़ सकता है। एंड वो डिसीजन मेकिंग स्किल आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि आपके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करेंगे जिसको आपको मैनेज करना होगा, राइट? सो दैट्स व्हाई आप इसको थोड़ा सा अच्छे से ये करिए। एंड डेफिनेटली कुछ कुछ जगह पे आपको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, है ना? जैसे वो वेंचुरी मीटर वाला पार्ट, है ना? आप अगर बता रहे हैं कि Yes, sir. मेरा फ्लूइड Yes, sir. मैकेनिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आप कोई भी, अगर आप एनी 2 सब्जेक्ट्स बता रहे हो, तो उसके कोई भी कॉन्सेप्ट्स जो IOCL से इंटरलिंक हो सकता है, या अगर आप बता रहे तो यू मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज आप गेट एग्जाम में जब आप पढ़ रहे हो तो यू आर गोइंग थ्रू ऑलमोस्ट 10 to 12 सब्जेक्ट्स। लेकिन अब आप जब इंटरव्यू के लिए आ रहे हो तो एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, मतलब उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आई कैन एबल टू आंसर ये। Yes. तो यस, ये हो गया। और जब भी आंसर करते हो थोड़ा सा कूल एंड काम रहो, सोचो पहले, फिर आंसर करिए, जल्दीबाजी में आंसर मत करिए। एंड यस, डेफिनेटली पेन एंड पेपर का यूज करो, आपको बहुत ये यूज होगा। और एक और बात, आप जब अपने इंट्रोडक्शन में जो चीज बता रहे हो, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, अंकुर सर ने स्टार्ट किया आपके इंट्रोडक्शन से ही क्वेश्चन स्टार्ट किया, वो भी कहाँ पे? Yes. प्रोजेक्ट पे एंड वोकेशनल। तो अपने इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से बनाइए, और ऐसे बनाओ कि आप उसमें फंसो भी मत, और आप उसके कुछ भी पूछे आप अच्छे से आंसर कर सको, है ना? अगर आप अपने वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बता रहे हो, तो आपको आना चाहिए उसका। नहीं बता रहे हो तो हम उनसे क्वेश्चन ज्यादा, मतलब 90% चांसेस यही होते हैं कि हम उससे क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे आपसे, बिकॉज वोकेशनल ट्रेनिंग लाइक 2-3 years हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आप भूल जाते हो चीजें, तो उसको मेंशन ही मत करो, है ना? ये होता है। Okay, sir. ठीक है। ठीक है निशा, तो ये बात ध्यान रखना कि आपकी मर्जी है इंट्रोडक्शन आप क्या बता रहे हो। अगर आप ही हमें बताते रहोगे सारी चीजें तो इंटरव्यूअर तो पूछेगा ना। तो आपने बेसिकली, मुझे लगता है आपने प्रिपेयर नहीं किया अपना इंटरव्यू भी अच्छे से, मतलब जो इंट्रोडक्शन है। क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं, बार बार लिख के रखते हैं कि हाँ मुझे 2 मिनट में ये बोलना है ना। तो आई वुड वांट कि आप प्रिपेयर करो, चीजों को लिख लिख कर देखो कि इंट्रोडक्शन मुझे क्या क्या बोलना है, क्या क्या नहीं बोलना। 2 मिनट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, 2 मिनट का ब्रीफ अबाउट द प्रोजेक्ट, है ना। और अगर आपसे पूछा है कि भाई व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स, और आपने बोला STNFM तो या STNMT, तो यू शुड बी हाईली कंफर्टेबल इन STNMT, बिकॉज 12 सब्जेक्ट्स में से इंटरव्यूअर ने कोई 2 पूछे हैं, और अगर आपने वो 2 बता दिए तो उन 2 में तो आपको टेक्निकली बहुत अच्छा होना है, ठीक है। खास करके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को लेके। अब हम हमसे डेरिवेशन तो नहीं करवाएंगे ना कि जाके फिन की एफिशिएंसी बताओ, है ना, फिन की क्वेश्चन बताओ या कुछ करके दिखाओ। इंडस्ट्रियली क्वेश्चंस वी विल आस्क, है ना, बिकॉज दे आर द गाइज इन द IOCL ना, दे हैव द इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, सो दे विल टॉक रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स के बारे में थोड़ा ज्यादा पूछेंगे। जैसे सर ने वेंचुरी मीटर, पीजोमीटर, ये सब कुछ पूछा, इंडस्ट्री में सब चीजें काम आती है। थोड़ा इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना जरूरी है, और HR के क्वेश्चन भी प्रिपेयर करो। IOCL के बारे में थोड़ा पढ़ो, IOCL के बारे में जानो क्या हायरार्की है। 4-5 साल में तो आपका एक प्रमोशन होता है बस, ओनली 1 प्रमोशन, फ्रॉम SPNE टू बिकम्स PNE, ठीक है, या PPNE टू SPNE, सॉरी। तो मैनेजर बनने में तो 20 साल लग जाते हैं भाई, ठीक है। वही बहुत कॉमन बड़ी बात है। क्वेश्चंस होते हैं, वो आप प्रिपेयर करके रखिए। HR के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर करो, एंड उसको बार बार उसमें करिए। ओके, ठीक है निशा, चलो ऑल द बेस्ट फिर, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट फॉर द इंडियन ऑयल इंटरव्यू। या ऑल द बेस्ट। Thank you. Thank you.